नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की, ऊर्जा क्षेत्र की। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। साल 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी के लिए और रोजगार के लिहाज से भी। अमृतकाल में देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई मोर्चों पर सरकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। रिन्यूएबल्स पर फोकस हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत, लक्ष्य एक ही है कि अगले 25 सालों में भारत ऊर्जा की अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। आज भारत पावर सेक्टर में पावर सरप्लस नेशन बन चुका है, लेकिन अब भी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के समस्याएं हमारे सामने हैं। इसी हफ्ते मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह साहब ने कहा कि इस निवेश से हर साल करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में भी देश को मदद मिलेगी। एक अनुमान लगाएं तो वित्त वर्ष 2050 तक अगर देश की इकोनॉमी को नेट जीरो बनाना है तो करीब 3.5 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। वहीं इसी रकम को अगर हम 2070 तक देखें तो करीब 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और इस पूरे बड़े सेक्टर में जो सुधार होने वाले हैं उसके लिए एक बड़े स्तर पर फंड की जरूरत होगी। और इस सेक्टर में फंडिंग के लिए काम करती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, भारत सरकार की एक ऐसी कंपनी जो इस सेक्टर में फाइनेंस का काम करती है। और आज इस कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र पर अपनी गहरी समझ रखने वाले और इस सेक्टर में कई वर्षों का अनुभव रखने वाले आरईसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन जी हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे कि क्या कुछ है भविष्य पावर सेक्टर का और खास तौर पर आरईसी की क्या योजना है। देवांगन साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार, स्वागत है दूरदर्शन पे। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि अगर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है तो आपका तो सर कई सालों का अनुभव है, क्या हम नीतियों को लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लीडरशिप में आरईसी देश के विकास के लिए तत्पर है और विशेषकर 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। इस दिशा में एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा करने जा रहा है, विशेषकर चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन के क्षेत्र में है। आरईसी अपना एक योगदान देने के लिए तत्पर है। और मैं बताना चाहूँगा कि आरईसी 1969 से कार्यरत भारत सरकार का सबसे बड़ा वन ऑफ द ओल्डेस्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और इन लगभग 53 वर्ष में आरईसी ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। और पिछले 3 वर्षों में आरईसी ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है पिछले वर्ष और हमारा नेटवर्थ लगभग 51,000 करोड़ हो चुका है। हम सब 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवांगन साहब, आपको अभी हाल ही में महारत्न स्टेटस मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। उसका मतलब क्या हुआ वो थोड़ा सा समझाएं और इससे कंपनी को क्या फायदा होने की उम्मीद है? जी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण किया जाता है। उसमें महारत्न स्टेटस उन कंपनियों को दिया जाता है जिनका कि नेट प्रॉफिट पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से ज़्यादा रहा हो और जिनका कि नेटवर्थ पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ से ज़्यादा रहा। तो इस मान से जब आरईसी को महारत्न स्टेटस मिलने के बाद हमारी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। हम किसी एक विशेष प्रोजेक्ट में लगभग 5,000 करोड़ तक का विशेष निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना अलग से कार्यक्रम लागू कर सकते हैं और हमारे इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ सकते हैं। तो सर, अगर फाइनेंसिंग की बात की जाए तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपकी प्रायोरिटीज कहां पर रहेंगी और किस तरह से अब इस महारत्न स्टेटस के बाद आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से बदलने जा रही है? जी, मैं इस बात में बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो
ये COP26 में पंचामृत का उल्लेख किया था, जिसमें कि विशेषकर एनर्जी ट्रांजिशन में भारत को अगले 2030 तक, नेक्स्ट अगले 8 वर्षों में नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 500 गीगावाट की क्षमता स्थापित करनी है। हमें अपने एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में बहुत काम करना है। अपने इकोनॉमिक इंटेंसिटी जो है उसका हमें रिडक्शन करना है 45% तक अगले 2030 तक, और कार्बन एमिशन का रिडक्शन लगभग 1 बिलियन टन करना है। इस क्षेत्र में विशेषकर हमने 3 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि आरईसी विशेषकर अपना फाइनेंसिंग फोकस करेगी, जैसे है स्टोरेज के क्षेत्र में, क्योंकि लगभग 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंडक्शन होने वाला है, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर कमर्शियली वायबल स्टोरेज सॉल्यूशन न हो। हम आरईसी प्रतिबद्ध है कि कमर्शियली वायबल स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए हम पूरी तरह फाइनेंसिंग करने के तत्पर हैं, चाहे वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो या पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट हो और हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या स्टोरेज हो। दूसरा क्षेत्र जो है, हम लोग रिन्यूएबल के क्षेत्र में ऑफशोर विंड भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग फाइनेंसिंग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और तीसरा क्षेत्र है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को हाइड्रोजन मिशन की भी स्थापना की है। आपने सही कहा सर, लेकिन इन तमाम प्रायोरिटीज़ के लिए आपको भी जो फंड्स की ज़रूरत होगी, अगर हम आपसे समझना चाहें वो सोर्सिंग कहाँ से होगी, उसका प्रबंध कहाँ से होगा, और इन्वेस्टमेंट प्लान्स अगर आप शेयर कर पाएँ अगर कुछ टाइमलाइन के साथ में, तो थोड़ी सी आसानी होगी इस सेक्टर में जो फाइनेंसिंग होने वाली है उसको समझने को लेकर के। जी, आरईसी अपने फाइनेंसिंग के लिए इंटरनेशनल बोरोइंग भी करती है। तो हम लोग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, KfW है, जाइका है, और जो जिनसे हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो सके, ऐसे सारे हम लोग फाइनेंसिंग के जो अपने ऑप्शंस हैं उस सब पे हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड रेस करते हैं, ग्रीन बॉन्ड रेस कर सकते हैं। आरईसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंसी जिन्होंने कि ग्रीन बॉन्ड पे अपना फाइनेंसिंग रेस किया था। तो डोमेस्टिक बोरोइंग में भी हम लोग जो लो कॉस्ट फाइनेंसिंग के ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक ऊर्जा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनके हम फाइनेंसिंग कर सकें। सर, आपसे एक थोड़ा सा सीक्रेट मैं ये समझना चाहूँगा कि जब कोविड के दौरान बहुत सारे कंपनियों को इतनी मुश्किल हुई, तो आपका फिर ये टर्नओवर और जो प्रॉफिट अभी बढ़ा है पिछले 3 सालों में, उसके पीछे किस तरह से आपकी टीम ने काम किया? आपके कोविड से जुड़े अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा कर पाएँ, और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी रीच कर पाए आप? जी, कोविड, ये सत्य है कि कोविड पीरियड में इकोनॉमिक गतिविधियाँ थोड़ी कम हुई थी, परंतु पावर के क्षेत्र, ऊर्जा का कंजम्पशन में ज़्यादा कमी नहीं आई थी कोविड के बाद के दौरान। तो कोविड के दौरान भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में थोड़ी स्लो डाउन हुआ था, तो हमने एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम लागू की थी जो भारत सरकार ने मिनिस्ट्री पावर के माध्यम से लागू की थी। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के माध्यम से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो देनदारी है, जो जनरेटिंग कंपनीज और ट्रांसको की देनदारी है, उनको दूर करने का प्रयत्न किया था। और हाल ही में जब ये कोविड का इफेक्ट कम होते जा रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया है और एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, अभी हमने देश का जो पीक डिमांड है अब 215 गीगावाट भी टच कर चुका है। तो हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में जो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, उसके लिए हम लोग जो भी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आरईसी अपने पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग करके 24/7 क्वालिटी पावर लोगों तक पहुंचा सके। देवांगन साहब, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि अभी देश में जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें फाइनेंसिंग को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने को मिली। बहुत सारी बार हम लोग ऐसे मिशंस लेकर के आए जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अभी जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, RDSS, उसमें भी आपकी एक अहम भूमिका है। उसको आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए, और अगर वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन हमें समझा पाएँ कि क्या चल रहा है? जी, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है उसके माध्यम से हम एक लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है अगले 4 वर्षों में। आरईसी और PFC के माध्यम से हम
क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मुख्य टारगेट है कि AT&C लॉसेस का ट्रेजेक्ट्री हमने तय कर दिया हर एक डिस्कॉम्स का, जो कि अगले 4 वर्षों में हम लोग 15% तक, अब जो वर्तमान में AT&C लॉसेस लगभग 20.8% है, उसको हम अगले 4 वर्षों में कम करके 15% तक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरह एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज के बीच का जो अंतर है उसको भी हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। के साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक बड़ा उल्लेखनीय कदम उठाने जा रहे हैं। RDSS के माध्यम से देश में लगभग 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिससे जो चोरी होती है, ऊर्जा की चोरी होती है, उस पर हमें लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ हम लोग स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सॉल्यूशन, ये सब का इसमें प्रावधान रखा गया है। जी सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो आपने कहा कि बॉन्ड्स के जरिए जो अभी आप कोशिश कर रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए उठाने की, उसको आप कहां डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं, वो हम आपसे समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आज हम बात कर रहे हैं REC के चेयरमैन साहब से, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सेक्टर में फाइनेंसिंग को लेकर के उनकी क्या कुछ योजनाएं हैं, और अभी हाल ही में जो महारत्न का स्टेटस मिला है उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा कंपनी के ऊपर और लॉन्ग टर्म में ऊर्जा क्षेत्र की सेहत के ऊपर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आप सभी का। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत ही ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, और सभी सेक्टर में अगर हम देखें तो ऊर्जा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपका इंडस्ट्री हो या फिर सर्विसेज, सभी को चलाने के लिए जो लाइफलाइन अगर आप कह सकते हैं तो एनर्जी सेक्टर को कहा जा सकता है। बहुत सारी मुश्किलें हमने देखी कोविड के दौरान ज़रूर देखने को मिली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फाइनेंसिंग को लेकर के भी जो सरकार है वो अब कमर कस चुकी है और जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। REC के प्रबंध निदेशक और जो चेयरमैन साहब हैं विवेक कुमार
देवांगन जी, वो हमारे साथ बने हुए इस खास कार्यक्रम में। उनसे हम जानने की कोशिश करें कि उनके क्या कुछ प्लान्स हैं और अभी हाल ही में इस कंपनी को महारत्ना स्टेटस मिला है, जिससे अब इनकी इन्वेस्टमेंट करने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता, उसकी ऑटोनॉमी में और भी बढ़ोतरी होगी। देवांगन साहब, एक बार फिर से आपको धन्यवाद और आपका स्वागत डीडी न्यूज़ नेटवर्क पे। अब मैं समझना चाह रहा था आपसे कि जो ये अब आप निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, निवेश की जो योजना बना रहे हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कितना आते हुए आप देख रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया में, वो अभी वर्ल्ड एवरेज का 1/3 है। तो उसमें इस लिहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिकल्पना की है कि हम 2047 तक पूरा विकसित देश बनेंगे। विकसित देश तभी बन पाएंगे जब हमारी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड एवरेज से के बराबर या उससे ज़्यादा हो। उस लिहाज से भारत सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया 2025 तक में, जिसमें 111 लाख करोड़ का निवेश होना है। उसमें से 111 लाख करोड़ में से 24% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एनर्जी सेक्टर में होगा, और मोस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जी ट्रांजिशन, विशेषकर ग्रीन एनर्जी शिफ्ट जो हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ये निवेश होगा। और रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में हमने 3,03,000 करोड़ का निवेश करने की परिकल्पना है। उसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी इसका फाइनेंशियल एलोकेशन किया हुआ है। ट्रांसमिशन सेक्टर में कैपेसिटी एडिशन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता होगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा निवेश प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होगा। फिर धीरे धीरे हम जो इलेक्ट्रिसिटी से फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी की ओर जाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक ऐसा फोकस एरिया है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की ओर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अलावा हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कर रहे हैं, जैसे एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट, हाइड्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स में, और उसके साथ एसोसिएटेड सिविल वर्क लाइक इरिगेशन, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। देवांगन साहब, प्रधानमंत्री बार बार स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिक्र करते रहते हैं। बहुत सारे मंचों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो हमारे ग्रैंड चैलेंजेस है उनमें स्टार्टअप्स आगे बढ़ करके भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में क्या आरईसी किसी तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए दिख रही है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि स्टार्टअप्स की आप मदद कर सकते हैं, या फिर आपके लिए जो चैलेंजेस हैं, या इन जनरल पावर सेक्टर के लिए जो चैलेंजेस हैं, उनमें कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम अपनी भूमिका निभा सकता है? पावर सेक्टर में स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा स्कोप है, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो कंपोनेंट हैं, विशेषकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उसका काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके लिए आरईसी ने देश भर में आईआईटी मुंबई के साथ अपना जॉइंट इनिशिएटिव लिया और हमने एक पावरथॉन आयोजित किया था, जिसमें कि हम लोग टेक्निकल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन के लिए हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जो देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और मैं आप सबसे खुशी हो रही है कि लगभग 275 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए थे स्टार्टअप के लिए पावर सेक्टर में। उसमें से हमने 37 लोग को युवाओं को चयनित किया है, और उसमें से 37 प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अभी अप्रूव हो चुके हैं और 11 स्टार्टअप अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम लोग पूरा फंडिंग करने के लिए तत्पर हैं। सर, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिन पे ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिनमें आप लोगों की रुचि है, जिससे हम लोग को भी समझ में आए कि वो कौन से डेवलपमेंट्स हैं जिस पर देश आगे बढ़ रहा है, खासतौर पे कौन से सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस काफ़ी है हमारे देश में। जितना पावर जनरेट हो रहा है, जब हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जब उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उसमें से लगभग 20 से 25% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहे हैं, उसको आईटी सॉल्यूशन के माध्यम से उसको किस तरह से सीमित किया जाए, ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग स्टार्टअप के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं।
सर, जो स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जो समय पर आप भुगतान नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए आप लोग किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये देखा गया है कि मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया जाता है लेकिन सब्सिडी का प्रबंध नहीं किया जाता, वापस जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको पैसा वापस नहीं दिया जाता। उस पर राजनीति पार्ट को टच मत कीजिए, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि आप लोग इस समस्या का हल कैसे होते हुए देख रहे हैं? जी, जो जैसे कि मैंने कहा था कि रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट सब्सिडी को एक निर्धारित समय सीमा में कम करने का लक्ष्य दिया जा रहा है डिस्कॉम्स को। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स नोटिफाई किया है, जिसके तहत भी जितने भी जो देयता है डिस्कॉम्स की, जनरेशन कंपनीज की, ट्रांसमिशन कंपनी को, उसको भी फाइनेंसिंग करने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई गई है कि 4 सालों में डिफरेंट EMIs के माध्यम से जितने भी देनदारी हैं इसका कि भुगतान किया जा सके, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हेल्थ इंप्रूव हो सके। सर, सरकार ने अभी ये खबरें आई थी कि REC को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के तौर पर भी मान्यता देने की तैयारी चल रही है। क्या उसमें कोई प्रोग्रेस है जिसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी, जैसा कि आपको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ग्लासगो में कि 2070 तक नेट जीरो की परिकल्पना की गई है। नेट जीरो के लिए पावर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जो भी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स ले जाने हैं और जो डीकार्बोनाइजेशन है, उसमें पावर सेक्टर को बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसके लिए लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। ये लो कॉस्ट फाइनेंसिंग REC और PFC तभी कर सकते हैं जब इन्हें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अनुशंसा की है कि TFI का स्टेटस दिया जाए REC और PFC को। और चलते चलते अगर हम ये समझना चाहें, आजकल सर्कुलर इकोनॉमी की चर्चा बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें भी आप लोग क्या अपनी कुछ भूमिका देखते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में? जी, सर्कुलर इकोनॉमी में एज ए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट हम लोग का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। हम लोग सारे इनिशिएटिव्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म होने हैं और जो इस पर निवेश होना है, उसके लिए हम लोग अपना पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब चलते चलते अगर कुछ समय दे पाएँ, कौन सी एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोग उठा रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी काम चल रहा है सर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, 3 हमने मेजर एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के साथ रिसेंटली एक MOU साइन किया है, जिसमें कि अगले 3 वर्षों में हम लगभग 100 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं, जो कि ओलंपिक 2024 में बॉक्सिंग, विमेन हॉकी और एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स मेडल्स प्राप्त कर सकें, उसका हमने विशेष लक्ष्य दिया है। इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग दूरस्थ अंचलों में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। दिवानग साहब, बहुत धन्यवाद। देश के जो गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का जो पूरा लक्ष्य था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज भी सरकारी कंपनियां हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सभी के साथ मिलकर के REC, PFC जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार मिलकर के काम कर रही हैं और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं और ढेर सारा रिटर्न आपके लिए भी लेकर के आएँ और देश की इकॉनमी के लिए भी। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए DD न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने समझने की कोशिश की कि जो REC है उसका जो प्लान्स हैं वो बहुत ही एक तरह से वाइड प्लान्स हैं। सर्कुलर इकॉनमी को लेकर के उन्होंने चर्चा की, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के उन्होंने चर्चा की, जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का, जो RDSS को लेकर के वो कंपनी का फोकस होने जा रहा है। DFI स्टेटस शायद जल्दी ही इस कंपनी को मिलेगा, तो नेट जो ज़ीरो का लक्ष्य रखा गया है उसमें भी ये जो कंपनी है भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के ज़रिए ज़रूर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो फोकस है फाइनेंसिंग का, पावर सेक्टर का, वो किस दिशा में जा रहा है। तो इस खास बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।